हेलो गाइस। आज के लेक्चर में करेंगे मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर PYQ। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में करवाएं, हिंदी में ना करवाएं। भाई मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो चैनल है उन बच्चों के लिए है जो कि इंग्लिश लिटरेचर हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं अपना चैनल मैंने पहले ही उन बच्चों के लिए बना रखा है। तो इसलिए मैं साथ में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में पढ़ाती हूँ इंग्लिश लिटरेचर को। ठीक है। और आप बुक के लिए हमेशा पूछते रहते हैं, कोई भी अच्छी बुक आपको जिसमें ये लग रहा है कि जिसके अंदर PYQ दिए हुए हैं, आपको आप जाके देख सकते हैं जो कि बुक सेलर है यहाँ कहीं पे, वो एक बुक आप ले लो साथ में, वो आप उसको रीडिंग करते रहो जो भी है। कि पर मेरे को कोई स्पेसिफिक बुक का ना तो मैंने ख़रीदी है और ना मेरे को पता है उसके बारे में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले ले वो बुक। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द ट्रायल। नॉवल ट्रायल का लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑप्शन पढ़ने पे, सीधा क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे। जेम्स काफ्का। फ्रांज काफ्का एक प्रसिद्ध जर्मन भाषी लेखक थे जिन्होंने आधुनिक साहित्य में बड़ी भूमिका निभाई। द ट्रायल काफ्का की प्रमुख रचनाओं में से एक है जो कानून, नौकरशाही और अस्तित्ववादी संकट को दर्शाती है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र जोसेफ के को बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह पूरी कहानी में अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता है। काफ्का की रचनाओं में असामान्य और निरर्थक संसारों का चित्रण प्रमुखता से दिखाई देता है। अब जो कहते हैं कि हमें जो क्वेश्चन है वो ही इंग्लिश में ही चाहिए, तो मैंने उनके लिए साथ साथ इंग्लिश डाली हुई है। ठीक है, मैं हिंदी वो पढ़ूंगी, इंग्लिश भी पढ़ूंगी, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। तो इसलिए आप जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए, मैंने उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज रिटन इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। वर्जीनिया वुल्फ का कौन सा उपन्यास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शैली में लिखा गया है? तो कौन सा है? मिसेज डोलोवे। वर्जीनिया वुल्फ का उपन्यास मिसेज डोलोवे आधुनिक साहित्य में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह तकनीक किसी पात्र के विचारों और भावनाओं की आंतरिक प्रक्रिया को विस्तार से दर्शाती है। मिसेज डोलोवे उपन्यास में क्लैरिसा डोलोवे, अब ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ करेक्टर के नेम, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और मैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। ठीक है कि और जो अगर जितना ज़्यादा आपको स्टोरी पता होगी तो तभी आप लिख पाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर से भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो आने हैं आपके मेंस वाले एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। टाइम लगता है बट हमें पेपर की दोनों ही एग्ज़ाम की एक साथ ही तैयारी करनी है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा रखती हूँ। मिसेस डोलोवे उपन्यास में क्लैरिसा डोलोवे की दिनचर्या, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन इस शैली में किया गया है जिसमें समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ते हुए पात्रों के दिमाग के भीतर की घटनाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज T.S. एलियट द वेस्टलैंड पब्लिश्ड। T.S. एलियट की वेस्टलैंड किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1922 में प्रकाशित हुई थी। द वेस्टलैंड T.S. एलियट द्वारा लिखा गया है एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। यह कविता आधुनिकता, निराशा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मानवता की स्थिति का प्रतीक है। एलियट ने इस कविता में कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भों का प्रयोग किया है जिससे यह एक जटिल और बहुआयामी कृति बनती है। कविता में पश्चिम सभ्यता की आध्यात्मिक और नैतिक विफलता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो आल्डस हक्सले। आल्डस हक्सले का उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में प्रकाशित हुआ था। यह एक डायस्टोपियन समाज की कहानी है जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण इंसानियत पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह उपन्यास भविष्य की दुनिया में जातिवाद, सामूहिक नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के विषयों को दर्शाता। डायस्टोपियन और नावल का आपको पता होगा। यूटोपियन जहाँ पर सारी सुविधाएं होती है एक ऐसा समाज, और डिस्टोपियन जहाँ पर सारी चीज़ों पर की कोई यानी सभी चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है। तो ये पता होगा आपको। 5 क्वेश्चन पे आ गए हैं। हु रोट वेटिंग फॉर गोडेट, ए लैंडमार्क वर्क इन द थिएटर ऑफ अब्सर्ड। तो भाई
वेटिंग फॉर गोडेट नाटक के लेखक कौन है, जो थिएटर ऑफ द अपसर्ड का महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडेट 1953 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। यह अपसर्ड थिएटर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें पात्र प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसे ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं आता है। नाटक का मुख्य विषय जीवन की निरर्थकता और अस्तित्ववाद है। अब ये हर किसी क्वेश्चन में निरर्थकतावाद और अस्तित्ववाद क्यों आ रहा है? ये अस्तित्ववाद इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद लोगों का जो विश्वास था वो हर चीज़ से उठ गया था। उनका किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रहा था, और जब ऐसा समाज हो गया है, ऐसी भावनाएं हो गई हैं, तो राइटर्स का भी जो की भावनाएं हैं उनका इफेक्ट उनके वर्क के ऊपर पड़ता है। इसीलिए ये वर्क है, इनके अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द सन ऑल्सो राइजेज? द सन ऑल्सो राइजेज उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास द सन ऑल्सो राइजेज 1926 में प्रकाशित हुआ था। यह लॉस्ट जनरेशन के बारे में है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। उपन्यास में प्रमुख पात्रों के जीवन में निराशा और अस्तित्व की खोज का चित्रण है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय आर्थर मिलर क्रिटिक द अमेरिकन ड्रीम? यानी आर्थर मिलर का कौन सा नाटक अमेरिकी सपने की आलोचना करता है? तो कौन सा करता है? डेथ ऑफ सेल्समैन। आर्थर मिलर का नाटक डेथ ऑफ सेल्समैन 1949 में प्रकाशित हुआ था। यह अमेरिकी सपने की विफलता की कड़ी आलोचना करता है। नाटक में विली लोमन का किरदार एक बेचारा सेल्समैन है जो सफलता की तलाश में अपनी पहचान खो देता है। मैं हर एक्सप्लेनेशन में हर वर्क के कब पब्लिश हुआ था और क्या उसका करेक्टर का नाम क्या है वो सब बता रही हूँ, और उसके राइटर का नाम, ये चीज़ आप याद करते चलेंगे। विच पोइट रोट द लॉन्ग पोइम हाउल ए हॉल मार्क ऑफ द बेस्ट जनरेशन? तो किस कवि ने लंबी कविता हाउल लिखी जो बीट पीढ़ी का प्रतीक है? तो किसने लिखी? एलिन जिनबर्ग ने। एलिन जिनबर्ग की कविता हाउल 1956 में प्रकाशित हुई थी। यह बीट पीढ़ी के विद्रोह और अमेरिका की उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में मानी जाती है। यह कविता सामाजिक मानदंडों के प्रति गुस्से और आक्रोश का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल इज ए बिग ब्रदर ए सेंट्रल कैरेक्टर? जॉर्ज ऑरवेल के किस उपन्यास में बिग ब्रदर एक केंद्रीय पात्र है? तो 1984 में। जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुआ था। यह एक डिस्टोपियन समाज की कल्पना करता है जहां बिग ब्रदर एक सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सरकार का प्रतीक है। यह उपन्यास व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच संघर्ष को दर्शाता है। इंग्लिश में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द मॉडर्निस्ट नॉवल यूलिसिस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1922? किस लेखक ने 1922 में प्रकाशित आधुनिकतावादी उपन्यास यूलिसिस लिखा? तो किसने लिखा? जेम्स जॉयस ने लिखा। जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसिस 1922 में प्रकाशित हुआ था। यह एक दिन यानी 16 जून 1904 की कहानी है, जो डबलिन में लियोपोल्ड ब्लूम और अन्य पात्रों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। यह उपन्यास अपने जटिल और शैलीगत प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मेजर वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशोत्तर साहित्य का प्रमुख कार्य माना जाता है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी का उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में प्रकाशित हुआ था और यह भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। इसे उपनिवेशोत्तर साहित्य का प्रमुख कार्य माना जाता है क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद, पहचान और इतिहास की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर? स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर नाटक के लेखक कौन है? तो टेनेसी विलियम्स। टेनेसी विलियम्स का नाटक स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर 1947 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। यह नाटक एक दक्षिणी महिला बेरेंचे डुअबोस और उसके गिरते मानसिक स्वास्थ्य की कहानी है, जो सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइट द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर? साहित्य में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द किसने गढ़ा? तो वो किसने गढ़ा था? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स एक मनोवैज्ञानिक ने पहली बार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखकों ने किया।
जिन्होंने इस शैली में लेखन किया जिसमें पात्रों की मानसिक प्रक्रियाओं को अभिव्यक्त किया। देखो इसका विलियम जेम्स ने तो इसको गढ़ा था, और जेम्स जोश और वर्जीनिया वुल्फ ने इसको अपने जो लेखन है उसके अंदर वर्क्स में इसको यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच नॉवल इज रिटन बाय जेम्स कॉनराड एंड एक्सप्लोर इम्पेरियलिज्म इन अफ्रीका। कौन सा उपन्यास जोसेफ कॉनराड द्वारा लिखा गया है और अफ्रीका में साम्राज्यवाद की खोज करता है? हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनराड का उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस 1999 में प्रकाशित हुआ था। यह साम्राज्यवाद की कड़ी आलोचना करता है। उपन्यास में मुख्य पात्र मार्लो एक यात्रा पर निकलता है जहां वह अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद की क्रूरता को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्निस्ट पोएम बाय टी.एस. एलियट। निम्नलिखित में से कौन सी कविता टी.एस. एलियट की आधुनिकतावादी कविता है? तो कौन सी है? ये सभी टी.एस. एलियट की कौन कौन सी कविता? द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफरोक, द वेस्टलैंड और 4 क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये सभी किसकी हैं? ये टी.एस. एलियट के सारे वर्क हैं। टी.एस. एलियट की सभी रचनाएं द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफरोक, द वेस्टलैंड और 4 क्वार्टर्स आधुनिकतावादी कविताएं हैं जिनमें समाज की आलोचना और निराशा, अलगाव, आध्यात्मिक खोज के विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ चिनुआ अचेबेज फर्स्ट नॉवल। चिनुआ अचेबे के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? थिंग्स फॉल अपार्ट। चिनुआ अचेबे का पहला उपन्यास थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में प्रकाशित हुआ था। यह अफ्रीकी समाज में उपनिवेशवाद और परंपरा के टकराव को दर्शाता है। यह उपन्यास इब्गो समाज के परिवर्तन और उसके संघर्ष को चित्रित करता है। हु रोट द डायस्टोपियन नावल फ़ारेनहाइट 451। डायस्टोपियन नावल फ़ारेनहाइट, पता नहीं भाई क्या, ये पढ़ लेना आप। 451 किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? रे ब्रैडबरी ने। रे ब्रैडबरी का उपन्यास फ़ारेनहाइट 451 1953 में प्रकाशित हुआ और यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां किताबें जलाना एक कानूनी प्रक्रिया है और समाज विज्ञान पर नियंत्रण है। यह उपन्यास सेंसरशिप और स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ एक चेतावनी है। ठीक है भाई, रे ब्रैडबरी का ये जो उपन्यास है उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच लिटरेरी वर्क वॉज रिटन बाय जीन पॉल शार्टे। तो जीन पॉल शार्टे के द्वारा लिखा गया कौन सा साहित्य कार्य जीन पॉल शार्टे द्वारा लिखा गया था? तो ये सभी बीइंग एंड नथिंगनेस, नाउजिया और नो एग्जिट। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा लिखे गए थे? जीन पॉल शार्टे के द्वारा लिखे गए। सभी में नो नो है। ठीक है, नथिंग और नो नो, तो जीन पॉल शार्टे को याद, पता है आपको याद कैसे करना है? याद तो हमें ऐसे ही करना, कोई निमोनिक्स के साथ। जीन पॉल शार्टे ने बीइंग एंड नथिंगनेस, नाउजिया और नो एग्जिट जैसी रचनाएं लिखी जो अस्तित्ववाद, स्वतंत्रता और अस्तित्व की निरर्थकता और आत्म जागरूकता के विषयों का अन्वेषण करती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर फिगर इन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। निम्नलिखित में से कौन नारीवादी साहित्यिक आलोचना में प्रमुख व्यक्ति है? तो ऑल ऑफ द अबव, जूडिथ बटलर, हेलेन सिक्सॉस तो और एलेन सोवल्टर, ये सभी किसमें हैं? नारीवादी जो आलोचना है उसके प्रमुख व्यक्ति हैं। जूडिथ बटलर, हेलेन और एलन सभी नारीवादी साहित्यिक आलोचना में प्रमुख हस्तियां हैं। इन्होंने साहित्य में महिलाओं के अनुभव और लिंग आधारित दृष्टिकोणों की खोज की है। उनके द्वारा साहित्य पर प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। 20 क्वेश्चन में आ गए हैं। हु रोट द नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड उपन्यास किसने लिखा? तो किसने लिखा? हक्सले ने लिखा। तो हक्सले ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड उपन्यास 1932 में लिखा। यह एक डिस्टोपियन समाज की कल्पना करता है जहां सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय भावनाओं को नियंत्रित कर लिया है। यह भविष्य के समाज में तकनीक और राज्य की सत्ता पर एक गंभीर टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। व्हाट इज द थीम ऑफ सैमुअल बकेट प्ले वेटिंग फॉर गोडेट। वेटिंग फॉर गोडेट के नाटक का मुख्य विषय क्या है? द अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि वेटिंग फॉर गोडेट एक अस्तित्ववादी नाटक है जिसमें पात्र व्लादिमीर और एस्ट्रागोन किसी काल्पनिक व्यक्ति गोडोत का इंतजार करते हैं। नाटक का मुख्य विषय मानवीय अस्तित्व की निरर्थकता और निरंतर प्रतीक्षा का निरर्थक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द कैचर इन द री। कैचर इन द री उपन्यास के लेखक कौन है? जेडी सेलिंगर। जेडी सेलिंगर का उपन्यास द कैचर इन द री 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसमें किशोर होल्डन कोलफील्ड के विद्रोह और वैश्विक दुनिया के प्रति उसकी नाराजगी का वर्णन किया गया है। यह उपन्यास किशोरों में अलगाव और पहचान की खोज के विषयों को प्रस्तुत करता है। विच वर्क इज एसोसिएटेड विद द लॉस्ट जनरेशन ऑफ अमेरिकन राइटर्स। कौन सा कार्य अमेरिकी लेखकों की लॉस्ट जनरेशन से जुड़ा हुआ है? ऑल ऑफ द अबव। लॉस्ट जनरेशन उन लेखकों का समूह है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी के असंतोष और निराशा को व्यक्त करते थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड जैसे लेखक इस समूह से जुड़े हुए थे। उनके कार्य जैसे द सन ऑल्सो राइजेस, द ग्रेट गैट्सबी एंड और फेयरवेल टू आर्म्स इसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्हाट इज़ द नरेटिव टेक्निक्स यूज्ड इन विलियम फॉकनर द साउंड एंड द फ्री। तो विलियम फॉकनर के साउंड एंड फ्री में उपयोग की गई कथा तकनीक क्या है? तो कौन सी है ये? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। विलियम फॉकनर के उपन्यास साउंड एंड फ्री में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें पात्रों के आंतरिक सोच प्रक्रियाओं को निरंतर रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह तकनीक पात्रों के दिमाग में चल रहे विचारों की एक बहती हुई धारा की तरह दिखती है। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल इज ए सैटायर ऑन टोटलिटेरियन रेजिम्स। यानी कि जॉर्ज ऑरवेल का कौन सा उपन्यास तानाशाही शासन पर व्यंग्य है? तो एनिमल फार्म। एनिमल फार्म एक राजनीतिक व्यंग्य है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल ने रूस में साम्यवादी तानाशाही और इसके पतन को दर्शाने के लिए एक पशु फार्म का उपयोग किया है। यह उपन्यास सत्ता के दुरुपयोग और क्रांति के परिणामों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वर्जीनिया वुल्फ ऐसे ए रूम ऑफ वंस ओवन। वर्जीनिया वुल्फ के निबंध ए रूम ऑफ वंस का विषय क्या है? तो क्या है? द नीड फॉर फाइनेंशियल एंड क्रिएटिव इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन वीमेन। यानी कि जो फाइनेंशियल और क्रिएटिव यानी कि इंडिपेंडेंस होना किसका? वीमेन का, उसकी ज़रूरत है। वर्जीनिया वुल्फ के निबंध ए रूम ऑफ वंस में इस बात पर जोर दिया गया है कि महिलाओं को साहित्यिक और कलात्मक कार्यों में सफल होने के लिए वित्तीय और रचनात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उनके पास अपने लिए एक निजी स्थान होना चाहिए जहाँ वे बिना किसी बाधा के लिख सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख अस्तित्ववादी लेखक है? तो कौन है? फ्रांज काफ्का, जीन पॉल सार्टे, अल्बर्ट कैमस। तो ये सभी के सभी क्या हैं? अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर हैं। फ्रांज काफ्का, जीन पॉल सार्टे, अल्बर्ट कैमस सभी अस्तित्ववादी लेखक माने जाते हैं। उनके कार्यों में व्यक्ति के अस्तित्व की निरर्थकता, स्वतंत्रता, सामाजिक संघर्षों की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द ग्रेप्स ऑफ रैथ बाय जॉन स्टेनबेक। जॉन स्टेनबेक की द ग्रेप्स ऑफ रैथ की पृष्ठभूमि क्या है? ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेप्स ऑफ रैथ उपन्यास की पृष्ठभूमि ग्रेट डिप्रेशन है, जिसमें लेखक ने जोड़ परिवार की यात्रा को दिखाया है जो आर्थिक संकट और सूखे के कारण कैलिफोर्निया की ओर पलायन कर रहा है। यह उपन्यास किसानों की कठिनाइयों और श्रमिक वर्ग के संघर्ष पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु रोट द पोइम द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। पता होगा टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट ने द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक को 1915 में प्रकाशित किया था। यह आधुनिक कविता है जो आत्मसंदेह और सामाजिक असुरक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित है और उसमें प्रूफ्रोक के आंतरिक संघर्ष को दर्शाया गया है। वट लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद जेम्स जॉयस यूलिसिस। जेम्स जॉयस के यूलिसिस उपन्यास में कौन सा साहित्यिक आंदोलन जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? मॉडर्निज्म। यूलिसिस उपन्यास को आधुनिकतावादी आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। इसमें परंपरागत कथात्मक तकनीकों को जोड़ते हुए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और जटिल संरचना का उपयोग किया गया है। जेम्स जॉयस ने इस उपन्यास में एक ही दिन की घटनाओं का चित्रण किया है, लेकिन उसे कई दृष्टिकोणों और विचारधाराओं से पेश किया गया है। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ठीक है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में केंद्रीय पात्र कौन है? तो कौन है? जोस आर्केडिया ब्लूंडिया। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में जो आर्केडिया ब्लूंडिया परिवार का संस्थापक है और वह
मैकोंडो नामक गांव की स्थापना करता है। यह उपन्यास ब्लू इंडिया परिवार की 7 पीढ़ियों की कहानी को जादुई यथार्थवाद शैली में प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल बिलोड। बिलोड का ऑथर कौन है? टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन ने बिलोड उपन्यास लिखा जो एक गुलाम महिला सेथ की कहानी है जो अपने अतीत से जूझती है। वह अपने मृत बच्चे के भूत से सामना करती है। यह उपन्यास गुलामी की भयावहता और मानसिक प्रभाव पर केंद्रित है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल 1984। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 का मुख्य विषय क्या है? तो टोटलिटरियनिज्म और सर्वेलेंस। 1984 में के उपन्यास में एक तानाशाही सरकार द्वारा नागरिकों पर अत्यधिक नियंत्रण और निगरानी का चित्रण किया गया था। जॉर्ज ऑरवेल ने इसमें दिखाया कि कैसे सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलती है और बिग ब्रदर के माध्यम से हर व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है। विच राइटर इज नोन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैजिकल रियलिज्म। कौन सा लेखक जादुई यथार्थवाद के लिए जाना जाता है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को जादुई यथार्थवाद शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनके उपन्यासों में जैसे 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड वास्तविकता और कल्पना को इस प्रकार मिलाया गया कि वे एक दूसरे से अविभाज्य हो जाते हैं। उसके बाद है विच नॉवल इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का उपन्यास कौन सा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय का उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में प्रकाशित हुआ था। इसने उन्हें बुकर प्राइज़ दिलाया। यह कहानी 2 जुड़वा बच्चों और उनके परिवार की जिंदगी और सामाजिक बाधाओं के बीच की दुविधाओं को दर्शाती है। हु रोट द प्ले वेटिंग फॉर गोडेट। वेटिंग फॉर गोडेट नाटक किसने लिखा? सैमुअल बकेट ने लिखा। ठीक है, तो इसके अंदर फिर से ये पढ़ेंगे नहीं हम क्योंकि पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन बाय W.B. येट्स। तो क्या किसने W.B. येट्स ने कौन सा वर्क लिखा? सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग में एक प्रसिद्ध कविता है जिसे W.B. येट्स ने लिखा। यह कविता संकट और अराजकता के समय में एक नए युग के आगमन को संदर्भित करती है। इसमें कई प्रतीकात्मक तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। द हार्ट ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? जोसेफ कॉनराड। हार्ट ऑफ डार्कनेस उपन्यास के लेखक जोसेफ कॉनराड है। यह उपन्यास उपनिवेशवाद और मानव प्रकृति की अंधेरी सच्चाइयों की पड़ताल करता है। यहाँ पात्र मार्लो अफ्रीका की यात्रा करते हैं और कोर्ट से मिलते हैं जो उपनिवेशवाद का प्रतीक है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ टोनी मॉरिसन बिलोड। टोनी मॉरिसन बिलोड का उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? स्लेवरी एंड इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। बिलोड उपन्यास गुलामी और उसके मानसिक प्रभाव पर आधारित है। यह कहानी सेथ नामक एक महिला की है जो अपनी गुलामी के भूत और उनके परिणामों से लड़ती है। यह उपन्यास स्वतंत्रता, परिवार और पहचान के मुद्दों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटर्न बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखा गया है? तो मिसेस डॉलोवे। पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें इसका कैरेक्टर का नाम याद हो जाएगा। मिसेस डॉलोवे एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलोवे एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। यह एक दिन की घटनाओं का वर्णन है जिसमें मुख्य पात्र क्लैरिसा डॉलोवे एक पार्टी की तैयारी करती है। इस उपन्यास में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग किया गया है। व्हाट जेनर इज एसोसिएटेड विद फ्रेंच काफ्काज द मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रेंच काफ्का के द मेटामॉर्फोसिस उपन्यास से कौन सी शैली जुड़ी हुई है? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म। मेटामॉर्फोसिस को एग्जिस्टेंशियलिज्म से जोड़ा जाता है जिसमें पात्र क्या है? ग्रेगर सामसा का एक कीड़े में बदलना और उसके बाद की घटनाएं मानव अस्तित्व की निरर्थकता और सामाजिक अलगाव पर प्रकाश डालती हैं। हु रोट द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसने लिखा? हक्सले ने लिखा। भाई ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक भविष्यवादी उपन्यास है जिसे हक्सले ने लिखा। यह एक ऐसे समाज का चित्रण करता है जो तकनीकी प्रगति और सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से मानव स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान को समाप्त करता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ चिनुआ चेबी थिंग्स फॉल अपार्ट।
चिनुआ अचेबे के थिंग्स फॉल अपार्ट का मुख्य विषय क्या है? तो कोलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अफ्रीकन सोसाइटी। थिंग्स फॉल अपार्ट उपन्यास मुख्य रूप से उपनिवेशवाद और अफ्रीकी समाज पर उनके प्रभावों के बारे में है। यह ओकोनोवोस नामक एक योद्धा की कहानी है जिसका जीवन यूरोपीय उपनिवेशवाद के आगमन के साथ बदल जाता है। Who coined the term stream of consciousness in literary criticism? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का साहित्यिक आलोचना में प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स ने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का उपयोग मनोविज्ञान में किया था, जिसे बाद में साहित्यिक आलोचना में अपनाया गया। यह एक तकनीक है जिसमें पात्रों के विचार और भावनाओं का प्रभाव निरंतरता के साथ दिखाया जाता है। विन विच नॉवल डज द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम अपीयर? किस उपन्यास में लियोपोल्ड ब्लूम नामक पात्र दिखाई देता है? तो यूलिसिस में। लियोपोल्ड ब्लूम मुख्य पात्र है जेम्स जॉयस के उपन्यास यूलिसिस में, जो एक आधुनिक क्लासिक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग करता है। यह उपन्यास डब्लिन में एक दिन की घटनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट मॉडर्न साहित्य का कार्य है? तो कौन सा है? ग्रेविटीज रेनबो। ग्रेविटीज रेनबो एक पोस्ट मॉडर्न उपन्यास है जिसे थॉमस पायचो ने लिखा था। इसमें जटिलता, विखंडन, दार्शनिक विचारों की प्रधानता है, जो पोस्ट मॉडर्न शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अस्तित्ववाद की थीम को दर्शाता है? कौन सा दिखाता है? द स्ट्रेंजर। अल्ब्रेट कैमस का स्ट्रेंजर उपन्यास अस्तित्ववाद का गहरा अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें मुख्य पात्र मर्सोल्ट की जीवन की वास्तविक निरर्थकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ ए पैसेज टू इंडिया? पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फॉरेस्टर। पैसेज टू इंडिया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच सांस्कृतिक टकराव को दर्शाता है। इसे E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है और यह भारतीय सामाजिक संरचना और राजनीतिक स्थितियों पर गहरी टिप्पणी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल? तो इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल कौन सा है? मिसेस डोलोवे उपन्यास में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसे विर्जिनिया वुल्फ ने लिखा था। इसमें मुख्य पात्रों के विचारों और भावनाओं की गहरी जांच की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क बाय विलियम फॉकनर इज ए क्लासिकल ऑफ साउथर्न गोथिक लिटरेचर? विलियम फॉकनर का कौन सा कार्य दक्षिण गोथिक साहित्य का एक क्लासिक है? साउंड एंड द फ्री। द साउंड एंड द फ्री एक साउथर्न गोथिक शैली का उपन्यास है जिसमें फॉकनर ने एक जटिल और अस्थिर परिवार की कहानी को चित्रित किया। यह शैली अमेरिकी दक्षिण की पतनशीलता और भयावहता को दर्शाती है। वट इज़ द थीम ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे? चिनुआ अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है? कोलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट में प्रमुख विषय उपनिवेशवाद और इसका प्रभाव है। अचेबे ने इस उपन्यास में नाइजीरिया की पारंपरिक संस्कृति और अंग्रेजी उपनिवेशवाद के बीच के टकराव को दिखाया है। उसके बाद है हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? ये लिखा हेनरी जेम्स ने। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हेनरी जेम्स का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर महिला के जीवन और उसकी दुविधा का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैंडमेड टेल? हैंडमेड टेल की लेखिका कौन है? मार्गरेट एटवुड। द हैंडमेड टेल एक प्रसिद्ध डायस्टोपियन उपन्यास है जिसे मार्गरेट एटवुड ने लिखा। यह उपन्यास एक ऐसे समाज की कहानी है जहां महिलाओं पर बुरी तरह से नियंत्रण रखा जाता है। वट इज़ द जेनर ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाई अल्डस हक्सले? तो अल्डस हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड की शैली क्या है? डायस्टोपियन। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डायस्टोपियन उपन्यास है जिसमें भविष्य की दुनिया का वर्णन किया गया है जहाँ सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पूरी तरह से पतन हो चुका है। विच नॉवल बाय जोसेफ कॉनरेड इज़ नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ कोलोनिज्म एंड मोरल एम्बिगिटी? यानी जोस कॉनरेड के किस उपन्यास को उपनिवेशवाद और नैतिक अस्पष्टता के चित्रण के लिए जाना जाता है? तो वे कौन से हैं? हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस उपन्यास में उपनिवेशवाद और उसकी नैतिक जटिलताओं का गहरा चित्रण है। यह कहानी मार्लो की यात्रा के माध्यम से अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की आलोचना करती है। विच नॉवल इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रू मॉडर्निस्ट नॉवल? किस उपन्यास को पहला सच्चा आधुनिकतावादी उपन्यास माना जाता है? तो
तो ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जेम्स जॉयस का नॉवल ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन को पहला सच्चा आधुनिकतावादी उपन्यास माना जाता है। इसमें आत्म परिवर्तन, अस्तित्व की जटिलताओं का वर्णन किया गया है जो आधुनिकता के प्रमुख लक्षण हैं। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द डिस्टोपियन नॉवल 1984, निम्नलिखित में से किसने 1984 नामक डिस्टोपियन नॉवल लिखा? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एक प्रमुख डिस्टोपियन उपन्यास है जो निरंकुश शासन, निगरानी और दमन पर आधारित है। इसमें बिग ब्रदर और थॉट क्राइम जैसे प्रतीकात्मक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 इज ए सेमिनल डिस्टोपियन नॉवल which modernist writer is known for employing the mythical method in their work। किस आधुनिकतावादी लेखक को उनके कार्य में मिथकीय विधि का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? यानी कि मिथिकल मेथड किसके वर्क में है? टी.एस. एलियट ने अपने प्रसिद्ध काव्य संग्रह द वेस्टलैंड में मिथकीय विधि का प्रयोग किया है। यानी इसमें विभिन्न मिथक, धर्मों, साहित्यिक संदर्भों का मिश्रण है जो आधुनिक समाज की विखंडन की स्थिति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि मिथिकल मेथड किस में है? मिथिकल मेथड है टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थीम इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस, निम्नलिखित में से कौन सा विषय वर्जीनिया वुल्फ के टू द लाइट हाउस उपन्यास में प्रमुख है? तो टाइम एंड मेमोरी। वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास टू द लाइट हाउस का प्रमुख विषय समय और स्मृति है, यानी टाइम एंड मेमोरी है। यह उपन्यास पात्रों के विचारों और उनके विषय, उनके जीवन में समय के प्रभाव को सूक्ष्मता से दर्शाता है। विच नॉवल बाय विलियम फॉकनर इज नोन फॉर इट्स एक्सपेरिमेंटल नरेटिव स्टाइल, पार्टिकुलरली द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम फॉकनर के किस उपन्यास को उनके प्रायोगिक कथन शैली, विशेष रूप से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो साउंड एंड द फरी। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन फ्रेंच काफ्काज द ट्रायल, फ्रेंच काफ्का के द ट्रायल उपन्यास में कौन है? तो कौन है? जोसेफ के। फ्रेंच काफ्का के उपन्यास द ट्रायल में मुख्य पात्र जोसेफ के है, जिसे बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह कानूनी व्यवस्था में फंसा हुआ खुद को पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय सलमान रुश्दी, तो कौन कौन से? द सैटनिक वर्सेज और द मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटनिक वर्सेज दोनों उपन्यास लिखे हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन में भारत की स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं को दर्शाया गया है, जबकि द सैटनिक वर्सेज अपने विवादास्पद विषय के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एंग्री यंग मैन लिटरेरी मूवमेंट, निम्नलिखित में से कौन एंग्री यंग मैन साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है? तो कौन है इसके अंदर? बोथ ए एंड बी, जॉन ऑसबोर्न और किंग्सले एमिस। एंग्री यंग मैन आंदोलन ब्रिटेन के युवा लेखकों का एक समूह था जो 1950 के दशक में उभरा। जॉन ऑसबोर्न और किंग्सले एमिस इसके प्रमुख लेखक थे, जिन्होंने समाज की परंपरागत रचनाओं पर प्रहार किया। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवल बिलोव्ड विच एड्रेस द हॉरर ऑफ स्लेवरी, किसने बिलोव्ड नामक उपन्यास लिखा जो दास्ता की भयावहता पर प्रकाश डालता है? तो टोनी मॉरिसन एक का उपन्यास बिलोव्ड अमेरिकी दास्ता के दर्दनाक अनुभवों को दर्शाता है। यह एक गुलाम महिला की कहानी है जो अपने पति और अपनी बेटी की आत्मा से जूझती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट, ए नॉवल अबाउट इयाबो सोसाइटी। थिंग्स फॉल अपार्ट उपन्यास के लेखक कौन है जो इयाबो समाज के बारे में है? तो चिनुआ अचेबी का उपन्यास थिंग्स फॉल अपार्ट इयाबो समाज और उपनिवेशवाद के प्रभाव पर आधारित है। इसमें नायक ओकोनोवो के जीवन और समाज पर पश्चिमी सभ्यता के आगमन के प्रभाव को दर्शाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? उत्तर औपनिवेशिक साहित्य का उदाहरण है। तो वाइल्ड सार्गासो सी, जो जीन री का उपन्यास वाइल्ड सार्गासो सी उत्तर औपनिवेशिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह चार्लोट ब्रोंटे के जैन आयरे की पुनर्कल्पना है। इसमें उपनिवेशवाद और नस्लीय मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। इन विच लिटरेरी वर्क डज द कैरेक्टर सैंटियागो अपीयर, किस साहित्यिक कृति में सैंटियागो नामक पात्र दिखाई देता है? तो द ओल्ड मैन एंड द सी।
सैंटियागो मुख्य पात्र है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी में यह एक बूढ़े मछुआरे की कहानी है जो समुद्र में एक विशाल मछली पकड़ने के लिए संघर्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा इसमें कौन सा लिखा गया? द गोल्डन नोटबुक। गोल्डन नोटबुक उपन्यास डोरिस लेसनिंग द्वारा लिखा गया है। यह न कि वर्जीनिया वुल्फ द्वारा है। यह 1960 के दशक के महिला आंदोलन पर प्रभावशाली कार्य माना जाता है। याद करना भी आसान है। नोटबुक के अंदर क्या लिखा जाता है? लेसन लिखा जाता है। ठीक है, लेसनिंग इस तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो ये इसके अंदर क्या था? महिला आंदोलन पर भी एक प्रभावकारी कार्य माना जाता है। द गोल्डन नोटबुक उपन्यास जो कि उपन्यास डोरिस लेसनिंग के द्वारा लिखा गया है। The term मैजिक रियलिज्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑथर। मैजिक रियलिज्म शब्द किस लेखक से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को उनके उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के लिए मैजिक रियलिज्म शैली का प्रमुख लेखक माना जाता है। इस शैली में यथार्थवादी विवरणों के साथ जादुई घटनाओं को जोड़ा जाता है। अब देखो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर रियलिज्म जो शैली है, जेनर है, वो यूज किया है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने। और गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज अपने रियलिज्म जेनर के लिए जाने जाते हैं। हु इज़ known for the quote there is no greater agony than bearing an untold story inside you। किसके लिए यह कोट प्रसिद्ध है? आपके भीतर एक अनकही कहानी जो सहन करने से बड़ी पीड़ा नहीं होती। तो भाई माया एंगेलो। तो माया एंगेलो ने यह उद्धरण अपनी आत्मकथा आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स में व्यक्त किया है। यह उद्धरण रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्त की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। इन विच नॉवल डज द कैरेक्टर गैट्सबी अपीयर। किस उपन्यास में गैट्सबी नामक पात्र दिखाई देता है? तो किस में दिखाई देता है? द ग्रेट गैट्सबी में। गैट्सबी उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी का मुख्य पात्र है जिसे एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड ने लिखा है। यह उपन्यास 1920 के दशक के अमेरिका की उस समाज में वर्ग भेद और पूंजीवाद की आलोचना करता है। जे गैट्सबी हु रोट द पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। ये कई बार आ चुका, टी.एल.सी. लीट ने लिखी है, आगे पढ़ेंगे। इन विच लिटरेरी जेनर इज़ द वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस कृति किस साहित्यिक शैली में है? तो ये किस में है? नॉवल ऑफ मैनर्स में। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवल ऑफ मैनर है जो जैन ऑस्टन द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास ब्रिटिश समाज की शिष्टाचार और वर्ग संघर्षों का विश्लेषण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम इफ़। इफ़ कविता के लेखक कौन हैं? तो कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की कविता इफ़ एक प्रेरणादायक रचना है जो आदर्श व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करती है। इसमें धैर्य, आत्मविश्वास और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर हेस्टर प्रिन इज़ फ्रॉम विच नॉवल। तो हेस्टर प्रिन किससे है? द स्कारलेट लेटर से। हेस्टर प्रिन उपन्यास एक स्कारलेट लेटर की नायिका है जिसे नैथन हावथॉर्न ने लिखा है। यह उपन्यास दंड और सामाजिक भेदभाव के विषयों को उजागर करता है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी मैं साथ साथ में दे रही हूँ। जिसको दिक्कत है हिंदी में वो इंग्लिश पढ़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस डिस्टोपियन नॉवल। तो फेमस डिस्टोपियन नॉवल कौन सा है? तो सारे ही हैं ये, ऑल ऑफ द अबव। 1984, द हैंडमेड टेल एंड फ़ारेनहाइट, ये सभी डिस्टोपियन साहित्य के उदाहरण हैं। ये उपन्यास भविष्य की सड़ी हुई सामाजिक संरचनाओं और सत्ता के दुरुपयोग का चित्रण करते हैं। उसके बाद है हु रोट द प्ले वेटिंग फॉर गोडेट। किसने नाटक वेटिंग फॉर गोडेट लिखा? सैमुअल बेकेट ने। सैमुअल बेकेट का नाटक वेटिंग फॉर गोडेट नॉन ड्रामा और अस्तित्ववाद के विषयों पर केंद्रित है। यह दो पात्रों के बीच के संवादों का माध्यम से जीवन के अर्थ की खोज को दर्शाता है। वट इज़ द मेन थीम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म का मुख्य विषय क्या है? तो टोटलिटेरियनिज्म। एनिमल फार्म एक राजनीतिक उपन्यास है जो टोटलिटेरियनिज्म और सत्ता के दुरुपयोग की आलोचना करता है। इसमें जानवरों की काल्पनिक दुनिया में मानवीय स्वभाव की कमजोरियों को उजागर किया गया है। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास का नायक कौन है? तो कौन है? रास्कोल्निकोव। तो जो फाइडर है क्राइम एंड पनिशमेंट के मुख्य पात्र हैं। यह उपन्यास अपराध, नैतिकता और मानव मन की गहराइयों को खोजने का प्रयास करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवल इज द थीम ऑफ द अमेरिकन ड्रीम प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड? किस उपन्यास में अमेरिकी सपना का विषय प्रमुखता से दर्शाया गया है? तो किस किस के अंदर? द ग्रेट गैट्सबी, द ग्रेप्स ऑफ द रेथ ऑफ माइस एंड मैन, सभी में। उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ ऑफ माइस एंड मैन, सभी में अमेरिकी सपना की अवधारणा का प्रमुखता से वर्णन किया गया। ये उपन्यास व्यक्तिगत संघर्षों और सामूहिक आकांक्षाओं के माध्यम से इस विषय का विश्लेषण करते हैं। हु रोट बिलोड पढ़ चुके हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टोनी मॉरिसन का है, आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द नोवेल द कैचर इन द री? द कैचर इन द री का प्राथमिक स्थान क्या है? तो न्यूयॉर्क सिटी। द कैचर इन द री का प्रमुख स्थान न्यूयॉर्क सिटी है, जहां नायक होल्डन कॉलफील्ड अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। यह उपन्यास युवा विद्रोह और आत्म पहचान की खोज का चित्रण करता है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का मुख्य पात्र कौन है? डोरियन ग्रे। डोरियन ग्रे ऑस्कर विल्डे के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का मुख्य पात्र है। यह कहानी सुंदरता, नैतिकता और आत्मनाश के विषयों की खोज करती है। व्हाट जेनर डज द बेल जार बिलोंग टू? द बेल जार किस साहित्यिक शैली में आता है? तो बेल जार किस साहित्यिक शैली के अंदर आता है? इसके अंदर ये आता है नोवेल के अंदर। द बेल जार एक नोवेल है जिसे सिल्विया प्लाथ ने लिखा था। यह उपन्यास मानसिक स्वास्थ्य और पहचान की समस्याओं पर केंद्रित है। हु रोट द रोड? द रोड किसने लिखा? कॉर्मैक मैकार्थी ने। मैकार्थी का उपन्यास द रोड एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक कहानी है जो एक पिता और एक पुत्र की यात्रा का वर्णन करती है। यह उपन्यास अस्तित्व और मानवता के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद 80 विच ऑथर इज एसोसिएटेड विद द बीट जनरेशन? कौन सा लेखक बीट पीढ़ी से संबंधित है? तो जैन कैरोक, विलियम एस ब्रोक और एलिन जिनबर्ग सभी बीट पीढ़ी के प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने साहित्य में नई दृष्टि और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बने। इन विच नॉवल डज द कैरेक्टर मॉरिसन अपीयर? किस उपन्यास में मॉरिसन नामक पात्र दिखाई देता है? तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन उपन्यास में मॉरिसन नामक पात्र है जिसे टोनी मॉरिसन ने लिखा है। यह उपन्यास अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति और पहचान की खोज पर केंद्रित है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड? 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड का केंद्रीय विषय क्या है? तो मैजिक रियलिज्म। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में मैजिक रियलिज्म का केंद्रीय बिंदु है जिसे गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने लिखा है। यह उपन्यास लैटिन अमेरिका की सांस्कृतिक जड़ों और ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मिलन करता है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ जैन एरे? जैन एरे का नायक कौन है? तो कौन है? जैन एरे चार्लोट ब्रोंटे के उपन्यास की नायिका है। यह कहानी आत्मसम्मान, प्रेम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज पर केंद्रित है। 84 क्वेश्चन, विच पोइट रोट द लाइन डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट? किस कवि ने डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट पंक्ति लिखी? तो किसने लिखी? डायलन थॉमस ने। डायलन थॉमस की कविता डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट मृत्यु और विद्रोह के विषय को प्रस्तुत करती है, जहां कवि अपने पिता को जीवन के प्रति संघर्ष की प्रेरणा देता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड? ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हक्सले। अल्डस हक्सले का उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक भविष्यवादी कहानी है जो तकनीकी प्रगति और मानवता के नैतिक मूल्यों की जांच करता है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द हैंडमेड टेल? द हैंडमेड टेल का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है? फेमिनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और आइडेंटिटी। ये सभी द हैंडमेड टेल में फेमिनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, आइडेंटिटी का मुख्य विषय है जिसे मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। यह उपन्यास एक समाज में महिलाओं के अधिकारों और पहचान की लड़ाई को दर्शाता है। विच नॉवल इज़ नोन फॉर द कोट इफ़ इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम? कौन सा उपन्यास इस उदाहरण के लिए जाना जाता है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम और इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम कौन सा जाना जाता है? टेल ऑफ टू सिटीज़। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ उपन्यास जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, यह प्रसिद्ध उद्धरण से प्रारंभ होता है। यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लंदन और पेरिस के जीवन को दर्शाता है। हु इज़ द नरेटर इन द ग्रेट गैट्सबी? द ग्रेट गैट्सबी में कथाकार कौन है? निक कैरोवे।
द ग्रेट गैट्सबी में कथाकार निक कैरावे हैं, जो कहानी के अन्य पात्रों के दृष्टिकोण से गत्यात्मकता और 1920 के दशक के अमीरों की जीवन शैली को दर्शाता है। विच पोएम बिगिन विद आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो डैफोडिल्स कविता जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, प्राकृतिक सौंदर्य और आत्मा की शांति का वर्णन करती है। पंक्ति व्यक्ति के एकाकीपन और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव को व्यक्त करती है। हु रोट द कैचर इन द री पढ़ चुके हैं जेडी सेलिंगर। आगे चलेंगे सीधा ही। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द रोड नोट टेकन में कौन सा साहित्यिक उपकरण उपयोग किया गया है? इसके अंदर मेटाफर यूज किया गया है। वट डज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस रेफर टू इन लिटरेचर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ है? तो क्या है? स्टाइल ऑफ नरेशन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नरेशन की शैली है जिसमें पात्र के विचार और भावनाएं बिना रोक टोक के प्रभावित होती है। यह तकनीक विचारों और अनुभवों की जटिलता को उजागर करती है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन मोबी डिक। मोबी डिक का मुख्य पात्र कौन सा है? तो कैप्टन अहाब। मोबी डिक में कैप्टन अहाब मुख्य पात्र है, जो एक सफ़ेद व्हेल का पीछा करता है। यह उपन्यास मानवता के संघर्ष और सागर के रहस्यों पर केंद्रित है। किस उपन्यास में हेस्टर प्रीन नामक पात्र है? द स्कारलेट लेटर में। स्कारलेट लेटर उपन्यास में, जिसमें नेथियन हाउथर ने लिखा है, यह एक महिला की कहानी है जो अपने गुप्त प्रेम के लिस्मास द्वारा कलंकित होती है। हु रोट द पोएम द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड कविता किसने लिखी? टी.एस. एलियट ने। वेस्टलैंड कविता टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई है। इसे आधुनिकतावाद के संकट और विघटन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ये सारे सोशल क्लास, लव एंड मैरिज एंड इंडिविजुअलिटी, ये सब के इसके मुख्य विषय हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस के में सोशल क्लास, लव एंड मैरिज एंड इंडिविजुअलिटी के विषयों की गहरी पड़ताल की गई है। विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर के नाटकों में कौन सा साहित्यिक उपकरण प्रमुख है? तो सोलिलोकी। सोलिलोकी एक साहित्यिक उपकरण है जो शेक्सपियर के नाटकों में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, जिसमें पात्र अपने विचारों और भावनाओं को दर्शकों के सामने व्यक्त करता है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का मुख्य पात्र कौन सा है? तो डोरियन ग्रे। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में डोरियन ग्रे मुख्य पात्र है, जो अपनी सुंदरता और युवा को बनाए रखने के लिए एक चित्र की आत्मा को बेचता है। विच पोइट इज नोन फॉर द फ्रेज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। कौन सा कवि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ वाक्य के लिए जाना जाता है? तो पता होगा, एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन की कविता बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ मृत्यु और जीवन के विषय पर गहन चर्चा प्रस्तुत करती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। आधुनिक अंग्रेजी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को आधुनिक अंग्रेजी साहित्य का पिता माना जाता है, क्योंकि उनके कामों ने अंग्रेजी साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है भाई, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक बार आपको कुछ जो कि हमारी टर्म्स हैं, यानी कि जो राइटर हैं और राइटर से अलग जो कि हमारा लिटरेचर आता है, यानी कि सिर्फ राइटर और उनके वर्क से भी अलग जो लिटरेरी टर्म्स हैं, जो मोमेंट्स हैं, उन सब से जो हमारा लिटरेचर आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं उसी के ऊपर लेके आऊँगी आपको, कि क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, किससे अलग राइटर और वर्क से, यानी बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, वो सब हमें पढ़ने होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर एक बार टर्म्स के ऊपर ले लेंगे, एक लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी टर्म्स, इन सब के ऊपर ले लेंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। काफ़ी दिन के बाद वीडियो ली हैं, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कुछ स्कूल से जिम्मेदारी बढ़ गई हैं, तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिला था मेरे को। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।